नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में रिप्लेसमेंट रेट क्या है। आबादी का रिप्लेसमेंट रेट ये होता है कि एक जोड़े के कितने बच्चे पैदा होते हैं। एक जोड़े के कितने बच्चे पैदा होते हैं। पूरे दुनिया में इसको आदर्श स्थिति माना जाता है कि अगर आपको आबादी को बिल्कुल ज्यों का त्यों बनाए रखना है तो प्रति जोड़े के 2.1 बच्चे होना चाहिए। राष्ट्रीय औसत ये रहना चाहिए। उसकी वजह ये रहती है कि कहीं हादसे में तो कहीं बीमारी में कहीं किसी में वो जो 0.1% एक्स्ट्रा है वो कम हो जाते हैं, तो आबादी स्थिर बने रहती है। रिप्लेसमेंट रेट पे अगर बनी रहे आबादी तो 2.1 बच्चे होना चाहिए औसतन एक जोड़े के। हिंदुस्तान के राज्यों को देखें तो बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा है। मैं आपको बतलाता हूँ एक अखबार की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हालांकि है किसी दूसरे पहलू को लेकर, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट रेट में आपको पढ़कर बतलाता हूँ। मध्य प्रदेश देश का दिल है, बीचों बीच है, नाम भी मध्य प्रदेश इसीलिए है। वहाँ पर रिप्लेसमेंट 2.4 है, 2.4। छत्तीसगढ़ में 2.2 है। राजस्थान में इन दोनों के बीच में है, 2.3 है। यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हिंदी बेल्ट जिसको काऊ बेल्ट भी कहते हैं। ये रिप्लेसमेंट रेट जो है हिंदुस्तान में TFR कहलाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ये इसको प्रजनन दर भी कहते हैं। तो ये प्रजनन दर के मामले में बिहार देश में सबसे ऊपर है, 3.0। एक जोड़े के 3 बच्चे होते हैं। ये रिप्लेसमेंट से 43% ज़्यादा है, तकरीबन 2 गुना है। ये 43% ज़्यादा है। लेकिन एक छोटा सा राज्य है उत्तर पूर्व में मेघालय, वहाँ पर भी 2.9 है रिप्लेसमेंट रेट। क्यों है मैं अभी उतनी बारीकी में नहीं जा पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2.4 है, मध्य प्रदेश के करीब करीब बराबर का है। झारखंड में 2.3 है। और रिप्लेसमेंट के आसपास जो है वो छत्तीसगढ़ ये रिप्लेसमेंट के आसपास है। जो रिप्लेसमेंट से नीचे है उसमें हरियाणा है, गुजरात है, ओडिशा है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। इन जगहों पे 1.9, 1.8, 1.6, 1.7 ऐसा है। और जो बहुत कम है, जहाँ पे आबादी गिरती चली जा रही है आबादी, वो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं जहाँ पर 1.8 से लेकर 1.4 के बीच है रिप्लेसमेंट रेट। यानी यहाँ आबादी गिरते चले जाना तय है। और जिन राज्यों में और गिर रहा है, इससे भी कम हो रहा है, वो है गोवा है 1.3, सिक्किम है 1.1। अब मैं थोड़ा सा आपके बीच ये चर्चा करना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये तो कुछ मुद्दों से जोड़कर इसको देखते हैं। हालांकि जिस रिपोर्ट से मैंने आज ये कहना चालू किया है वो भास्कर की एक रिपोर्ट है कि तमिलनाडु में IVF सेंटर, जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र रहते हैं महिलाओं के लिए, वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं संख्या में। गुजरात के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं उसका विश्लेषण दूसरे तरीके से करता हूँ। कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ अलग अलग AI मॉडल से पूछा, कुछ अपना कॉमन सेंस यूज़ किया। तो ये वजह नहीं है वहाँ की कि तमिलनाडु के जोड़े कामकाजी ज़्यादा हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है शादी के समय, इसलिए उनको IVF टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं है, वो एक सही पिक्चर नहीं है। सही पिक्चर ये है
कि तमिलनाडु देश में मेडिकल सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र है और पूरे देश से वहाँ शंकर नेत्रालय, आंखों के ऑपरेशन के लिए लोग जाते हैं, हार्ट बाईपास के लिए लोग जाते हैं, कई तरह के मेजर ऑपरेशन के लिए, मेजर बीमारी के लिए, एलर्जी टेस्ट के लिए, डायबिटीज़ के इलाज के लिए तमिलनाडु जाते हैं। जब पूरे देश से वहाँ जाते हैं लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, तो जाहिर है कि वहाँ आईवीएफ भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि इधर गुजरात में आबादी बढ़ना धीमा हो रहा है, इधर पूरा महाराष्ट्र से लेकर पूरा दक्षिण भारत और ओडिशा, यहाँ पर आबादी का बढ़ना कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो यह है कि देश में आने वाले वर्षों में जो डिलिमिटेशन होना है, संसदीय सीटों की सीमाएं दोबारा तय की जाएंगी। तो भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत ये चले आ रहा है कि वोटरों की एक बराबर आबादी रहना चाहिए संसदीय सीटों पर। अब बराबर आबादी रहेगी कैसे? अगर बिहार में फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर, वो 3 पे चल रहा है, और ये रातों रात नहीं हुआ है, ये दशकों से ऐसा चल रहा है, और दक्षिण भारत के राज्यों में 1.3 से 1.8 तक चल रहा है। अगर हम औसत निकालें 1.3 और 1.8 का, तो बिहार के मुकाबले आधा चल रहा है प्रजनन दर। तो जाहिर है कि आबादी वहाँ धीरे धीरे कम हो गई है। तो अगले डिलिमिटेशन में एक खतरा दक्षिण के राज्यों को, महाराष्ट्र को, इनको ये है कि यहाँ पे लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं। अगर हम केवल अंक गणित की बात करें तो मोदी सरकार के सामने चुनौती छोटी नहीं रहेगी कि जिन लोगों ने देश की आबादी को काबू में रखा, जिन राज्यों ने, उनसे आप लोकसभा की सीटें छीन लो, और जिन राज्यों ने लापरवाही से अपनी आबादी बढ़ाना जारी रखा, उनको आप लोकसभा की अतिरिक्त सीटें दे दो कि तुम लोगों ने खूब आबादी बढ़ाई है, इसलिए तुम्हारे 12 सांसद ज़्यादा रहेंगे लोकसभा में। और चूंकि लोकसभा में जब आप सांसद बढ़ा देंगे तो जाहिर है कि उसी अनुपात में राज्यसभा में भी सांसद बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आबादी का खेल जो है बड़ा गड़बड़ है, और भारतीय संविधान की ये व्यवस्था जो है कि एक लोकसभा सीट पर औसतन बराबर वोटर सब जगह रहना चाहिए, कुछ एक अपवादों को छोड़कर कि लक्षद्वीप है या उत्तर पूर्व के कोई ऐसी लोकसभा सीट है जहां आबादी पहाड़ी इलाकों में बहुत ही कम है, उनको छोड़ दीजिए। तो बाकी जगहों पर एक लोकसभा सीट पर आबादी तकरीबन बराबर रहना चाहिए। ये जो सोच है, ये सोच गड़बड़ी पैदा करने वाली है आगे। हालांकि आज की मेरी बातचीत डिलिमिटेशन को नहीं है, लेकिन मैं इसके तमाम पहलुओं को देख रहा हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आबादी गिरना उन राज्यों में ज़्यादा है जहाँ पर लोग पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं, जहाँ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों के टक्कर की होती है। केरल में शायद लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसे राज्यों में लड़कियों की अधिक उम्र में शादी होती है। कई लड़कियां कामकाज के लिए, अपने करियर के लिए, प्रोफेशन और बिजनेस के लिए देर से शादी करती हैं, तो उनके बच्चे भी कम होते हैं। कुछ एक ऐसी भी होंगी जिनके नहीं होते हैं बच्चे, वो नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर और पश्चिम के बीच भी, महाराष्ट्र भी शामिल है उसमें, इनके बीच में एक बड़ा फासला दिख रहा है मुझको। गुजरात तक में, पश्चिम जब मैं कह रहा हूं तो गुजरात भी गिन रहा हूं महाराष्ट्र के साथ, वहां भी जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 का जो होना चाहिए उससे कम है, 1.9 है। यानी वहां भी आबादी बढ़ना थम गया है, घटना शुरू हो गया है गुजरात में। नतीजा क्या है बताता हूं मैं आपको। नतीजा ये हो रहा है कि जिन राज्यों में रिप्लेसमेंट रेट अभी भी ज़्यादा है औसत से,
छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, इन राज्यों से दूसरे राज्यों में जहाँ पर आबादी घटती जा रही है या घटना शुरू हुई है, वहाँ पर मजदूर जा रहे हैं बड़ी संख्या में। आपको ध्यान है जिस समय लॉकडाउन लगा था और लोगों की बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आती थी, मुंबई से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, गुजरात से निकल रहे हैं और यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों पे आ रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा था कि ये एक माइग्रेशन होता है उन राज्यों में जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, रोजगार कम है, वहाँ से माइग्रेशन उन राज्यों की तरफ होता है जहाँ पर आबादी कम होते जा रही है, काम ज़्यादा है, कारोबार ज़्यादा है, संपन्नता ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको घर में काम करने वाले चाहिए, कारखाना मजदूर चाहिए, कंस्ट्रक्शन मजदूर चाहिए। संपन्नता कई तरह के रोजगार पैदा करती है। यही वजह है कि जो लॉकडाउन का जो दौर था, उस दौर में आप देखेंगे कि मजदूर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो आप देश के नक्शे में राज्यों के नाम को अनदेखा कर दीजिए, केवल देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि मजदूर संपन्न राज्यों से विपन्न राज्यों की तरफ लौट रहे थे। तो जो विपन्नता है राज्यों की, वहाँ की आबादी की, वो उनको संपन्न राज्यों की तरफ ले जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ऊपर उठकर, धरती के गोले से ऊपर उठकर वहाँ से देखा हुआ एक नज़ारा बताता हूँ, एक पंछी की नज़र से। दुनिया में जो संपन्न देश हैं उनमें कामगार दुनिया के विपन्न देशों से जा रहे हैं। उनमें हालांकि सबसे संपन्न में सबसे विपन्न इसलिए नहीं जा रहे हैं, भाषा की दिक्कत है, कहीं धर्म की दिक्कत होगी, कहीं संस्कृति की और रंग की दिक्कत होगी। तो जो मिलते जुलते देश हैं, आसपास के देश हैं, गरीब देश हैं, मिलते जुलते धर्म और भाषा के देश हैं, वहाँ से लोग ज़्यादा जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए संपन्न देशों में। तो संपन्न देशों में आबादी गिरती भी चल रही है। कोरिया है, साउथ कोरिया, आबादी गिरती जा रही है। जापान, इटली, आबादी गिरती जा रही है। और कई देश हैं ऐसे बड़े बड़े, वहाँ आबादी गिरती चली जा रही है। लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा बच्चे पैदा करने में नहीं रह गई है। आपने देखा होगा एलन मस्क जैसे अमेरिकी जो हैं, 12 या 13 बच्चे उसके हो गए हैं और अभी वो कह रहा है कि और बच्चे पैदा करना चाहिए। टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन जो है, उसको बनाने वाले रूसी नौजवान का कहना है कि वो अपना शुक्राणु दान करके अभी तक दुनिया में 100 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुका है और जारी रखना चाहता है इस बात को। तो दुनिया में आबादी कहीं कहीं घट रही है, उसको बढ़ाना कई लोगों को ज़रूरी लग रहा है। भारत में अभी तक इसको लेके चौकन्ना पर नहीं आया है। दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में थोड़ी सी बेचैनी है कि क्या हमारी लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी, क्या हम अधिक जिम्मेदार बन के जो दिखा रहे हैं ये हमारे खिलाफ जाएगा, ऐसा चल रहा है। जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो मज़े में हैं अभी, उनको लग रहा है कि वहाँ लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी, कई और नेताओं को चुनाव लड़ने मिलेगा, पार्टियों को लगता है कि कई और नेताओं को एडजस्ट कर सकेंगे। इन सब के बीच में हमको ये देखने की ज़रूरत है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान आबादी रिप्लेसमेंट के लिए, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट के लिए किस तरफ बढ़ रहा है। अभी गैप बहुत है, 3 से लेकर 1.3 तक, ये दुगने से ज़्यादा बड़ा गैप है। इतना बड़ा फर्क है अलग अलग राज्यों में। तो हिंदुस्तान का औसत रिप्लेसमेंट रेट जो है उसको हम पल भर के लिए छोड़ें, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक जैसा बर्ताव नहीं करता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। भारत में अब परिवार नियोजन जैसे शब्द जो हैं, जो आपातकाल में बदनाम हुए थे, उन शब्दों का इस्तेमाल बंद हो गया है। इसलिए कि पूरे दुनिया में जो औसत माना जाता है कि प्रति जोड़ा 2.1 बच्चे पैदा होने से आबादी स्थिर रहेगी।
हिंदुस्तान उसके नीचे आ चुका है। यहाँ 2.0 इतना हो चुका है। कई राज्यों में और नीचे जा रहा है। जिन राज्यों में ऊपर है वो गरीब राज्य हैं, उनकी हालत खराब है। वहाँ के लोग मजदूरी के लिए संपन्न राज्यों की तरफ जा रहे हैं जहाँ आबादी कम बढ़ रही है, घट रही है आबादी। अब ये बड़ी ही दिलचस्प स्टडी का मुद्दा है ये। आप सोचिएगा इस बारे में जरा कि जो राज्य ज़्यादा संपन्न हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा विकसित हैं, जहाँ कामकाज उद्योग ज़्यादा है, जहाँ के लोग दुनिया के दूसरे देशों में ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, यहाँ के लोग ज़्यादा जा रहे हैं। पंजाब के लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। वहाँ भी रिप्लेसमेंट रेट जो है, प्रजनन दर जो है, नीचे आ चुका है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में यूपी और बिहार की मेहरबानी से, खासकर बिहार की मेहरबानी से अभी 3.0 बना हुआ है, प्रजनन दर बनी हुई है, काफ़ी ऊपर है, 43% ज़्यादा है रिप्लेसमेंट रेट से। उसकी मेहरबानी से मजदूर तो मिल रहे हैं देश को, लेकिन क्या बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति इस बढ़ती हुई आबादी से सुधर रही है? चीन में आबादी के हर व्यक्ति का इतना उत्पादक इस्तेमाल है कि उनको कारखाने में बाथरूम तक जाने का समय नहीं दिया जाता। उनको एडल्ट डायपर पहना दिए जाते हैं कपड़ों के भीतर कि 8 घंटे इसी में पेशाब कर लो लगे तो, लेकिन बाथरूम तक जाने का समय नहीं है, क्योंकि वो असेंबली लाइन में बैठकर लगातार काम करते हैं। क्या हिंदुस्तान में जिन राज्यों में आबादी बढ़ रही है उनमें ऐसी आर्थिक स्थिति है, ऐसी आर्थिक गतिविधि है? दूसरी तरफ जिन राज्यों में ऐसी आर्थिक गतिविधि है, औसत कामकाज लोगों के पास ज़्यादा है, औसत कमाई ज़्यादा है, रोजगार ज़्यादा है लोगों के पास, वहाँ वैसे ही बच्चे कम हैं। वहाँ जागरूकता बढ़ी हुई है, वहाँ कम है बच्चे, वहाँ 2 के नीचे आ चुके हैं। तो आप इसको 2 हिसाब से देखिए। जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, विकास ज़्यादा है, संपन्नता ज़्यादा है, वहाँ बच्चे कम हैं। जहाँ पर संपन्नता कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, पिछड़े हुए राज्य हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। अभी मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ। कुछ एक धर्म के लोग जो कहते हैं ना, फलाने धर्म के मुकाबले अगर हमको अपनी आबादी को रखना है तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, ऐसा जो लोग कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कहने वाले जो धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, औरत रहें मर्द रहें जो भी रहें, उन्होंने खुद ने बच्चे पैदा किए नहीं हैं, वो खुद घर का खर्च चलाते नहीं हैं, वो कामकाज नहीं करते हैं, वो धार्मिक आयोजनों से पैसा पाते हैं, उन्होंने घर परिवार चलाया नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं दी है, उनका इलाज नहीं कराया, बच्चे पैदा नहीं किए हैं। आपको लगता है कि तमिलनाडु में कोई किसी धर्म की आबादी कम है? बहुत है। जिस धर्म के लोग 4 बच्चे पैदा करने को कहते हैं, उस धर्म की आबादी से तमिलनाडु भरा हुआ है। लेकिन उस धर्म के लोग भी तमिलनाडु में प्रति जोड़ा 1.5 बच्चा ऐसे कुछ हो रहा है औसतन। वहाँ पर वो लोग 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। किस लिए? उनको मालूम है कि 1 बच्चा पैदा करने से या 2 बच्चा पैदा करने से ही उनको पढ़ाना लिखाना, काबिल बनाना, काम काज से लगाना खासा महंगा पड़ता है, इलाज महंगा पड़ता है। वो किसी ईश्वर के भरोसे इलाज नहीं छोड़ देते। वहाँ मंदिर बहुत सारे हैं, वहाँ मस्जिद और चर्च भी बहुत हैं तमिलनाडु में, लेकिन इलाज के लिए वो अस्पताल जाते हैं। उनको मालूम है कि ईश्वर आस्था के लिए ठीक है, इलाज के लिए अस्पताल जाना है। तो जिन लोगों को अस्पताल की फिक्र है, पढ़ाई लिखाई की फिक्र है, रोजगार की फिक्र है, ऐसे प्रदेश कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जो प्रदेश पूरी तरह से ईश्वर के भरोसे हैं, धर्म के भरोसे हैं, उधर अभी थोड़ा ज़्यादा है, 2.5 से लेके 3 के बीच है वहाँ पर प्रजनन दर प्रति जोड़ा। और वहाँ पर कुछ धर्मों के लोग जो हैं ये फतवे दे रहे हैं
कि 4 बच्चे कम से कम पैदा करो। आप तीसरे या चौथे बच्चे के लिए सोचने के पहले ये देख लीजिएगा कि जिन प्रदेशों में प्रजनन दर कम है वहाँ पर संपन्नता कैसी है, वहाँ औसत शिक्षा कैसी है, वहाँ रोजगार कामकाज कैसा है, उन प्रदेशों से लोग दुनिया के दूसरे देशों में कितने गए हुए हैं। ये एआई आने के बाद में ये सारा विश्लेषण आसान है। किसी एक एआई से पूछकर आप उस पर भरोसा मत कीजिएगा। आप मेरी तरह एक एआई से मिली जानकारी को दूसरे एआई से कंफर्म कीजिएगा, कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिएगा अपना, तो जाके आपको सही नतीजे मिलेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये 4 बच्चों का फतवा देने वाले लोग आपके वेल विशर हैं कि आपके दुश्मन। कहना ठीक नहीं है, आपको गलत राय दे रहे हैं, इतना ही कहूँगा। फिर मिलेंगे। आप इस बात को भेजिएगा और लोगों को। ये बहुत ठोस बात नहीं है, आज की बिखरी हुई है, लेकिन ये भारत के नक्शे में आपको एक हालत बतलाती है कि अलग अलग प्रदेशों में आबादी का क्या हाल है, पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है, कमाई का क्या हाल है, आगे जाके क्या हालत रहेगी। और जिनकी राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी है वो सोच सकते हैं कि उनके इलाके में आबादी कितनी बढ़ी है। पहले का देख लीजिए कि आबादी का अनुपात उनकी लोकसभा सीटों पे औसत कितनी आबादी आ रही है, दूसरे प्रदेशों की लोकसभा सीटों के हिसाब से वहाँ औसत आबादी कितनी आ रही है। निकाल के देखिएगा, बड़ा दिलचस्प नज़ारा आपको दिखेगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इस गंभीर मुद्दे में दिलचस्पी हो सकती है तो इसका लिंक उनको भी भेजिएगा, वो भी पढ़ के सोचें। ये ज़िंदगी का असल मुद्दा है, ये तोता मैना की कहानी या मुर्गा लड़ाई किस्म का नहीं है। इसको भी कभी सोच के देखिएगा। और हाँ, हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपका क्या तजुर्बा है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपके पास देर सवेर आना ही आना है। आप तंबाकू पाकर, तंबाकू खाकर और कैंसर से बच जाएं, ऐसा बड़ा कम होता है। बहुत सारे मामलों में कैंसर आपको घेरता ही घेरता है। इसलिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए। आपको मालूम है तंबाकू की बदबू, चाहे आप धुआं उड़ा के पीजिए, चाहे तंबाकू को चबा के पीजिए, बहुत बुरी बदबू आती है। मुंह से, हाथों से, कपड़ों से बहुत बुरी बदबू आती है और आपको अंदाज नहीं है। जब लोग तंबाकू खाए हुए लोग ऐसा थूकते हैं तो आसपास के लोग, जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं, वो हिकारत से देखते हैं उनको दया आती है तंबाकू खाने वालों पर। तो आप ऐसे दया के पात्र मत बनिए, सम्मान के पात्र बनिए अपने परिवार के भीतर भी। फिर मिलेंगे।